वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द कम्युनिटी मेडिसन। तो स्टार्ट करते हैं हम जीनिया वार्म इन्फेस्टेशन। तो वार्म इन्फेस्टेशन के अंदर जूनिया वार्म और होक वार्म आ जाएगा। तो जो हमारा जूनिया वार्म होता है ट्राइंक्युलियोसिस मेडिनेसिस की वजह से होता है, नीमाटोड की वजह से होता है। ओके, अब ये वाटर बेस्ड डिजीज़ है और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है साइक्लोप्स की वजह से होती है। इसका जो रिजर्वायर है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं होता। और जो जीनिया वार्म होता है साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन शो करता है, यानी डेवलपमेंट होगी। इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कंजप्शन ऑफ वाटर, जिसमें साइक्लोप्स होती है हार्बरिंग द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट है। जो ट्रीटमेंट मेबेंडाजोल इस्तेमाल करनी होती है। हुक वार्म एंड सेलेस्टोमा डुडिनली निकेटर मैरिकेनिस की वजह से होता है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मैन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ स्किन ऑफ द फुट एंड बाई ओरल रूट भी हो सकती है। इसका जो हुक वार्म इन्फेक्शन है उसको माइनर अनीमिया भी कहते हैं, टनल डिजीज भी कहते हैं, ब्रिक मेकर अनीमिया भी कहते हैं, इजिप्शियन क्लोरोसिस भी कहते होती है। क्लियर। और ब्लड लॉस इसमें आपको देखने को मिलता है लाइक 0.03 से लेकर 0.2 ml पर वार्म पर डे। हुक वार्म जो इन्फेस्टेशन है ये आयरन डेफिशिएंसी नीमिया हाइपोअल्बुमिनीमिया करवाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस होता है, इसके लार्वे की वजह से होता है, खासतौर पर सेलेस्टोमा ब्रेजिलेंसिस की वजह से होता है। एंडेमिक इंडेक्स क्या होता है? एंडेमिक इंडेक्स या हुक चैंडलर इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ हुक वार्म एक्स पर ग्राम ऑफ फीसिस फॉर द इंटायर कम्युनिटी। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ हुक वार्म एक्स पर ग्राम ऑफ फीसिस। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो कैसे करोगे? कैट टू कैट्स टेक्निक में। और अगर 300 से ज़्यादा हो तो ये इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ मैयर है। इसके बाद लेटेस्ट डाटा इसको छोड़ देते हैं, हमारा किसी काम का नहीं है ये। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेजेस की तरफ। तो 5 स्टेजेस होती है, हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी 1 और 4 होती है। अर्ली स्पेंडिंग, लेट स्पेंडिंग और डिक्लाइनिंग है। तो जो CBR और CDR होता है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट, इसमें दोनों हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। डेट इज़ वाई पॉपुलेशन स्टेशनरी होती है। इसके बाद अर्ली स्पार्निंग का बर्थ रेट अनचेंज है, लेकिन क्रूड डेथ रेट क्या होता है? गिरना शुरू हो जाता है। इसमें जो क्रूड डेथ रेट मजीद गिरना शुरू हो जाता है, बर्थ रेट भी गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा होती है। इंडिया पाकिस्तान इसी के अंदर होती है, जबकि साउथ एशिया अफ्रीका इसमें आते हैं, 2 में आते हैं। लो स्टेशनरी का मतलब है का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों गिर गया, 0 पॉपुलेशन का होता है। ये ऑस्ट्रेलिया, UK, डेनमार्क में होती है। क्लियर। जो डिक्लाइनिंग होता है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन में होती है। इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं प्री ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन स्टेज। ये कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर? इसको छोड़ देते हैं। पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज। ओके, अच्छा, प्री ट्रांजिशन स्टेज का रट्टा मान लो कि हाई स्टेशनरी होता है, हाई वाला लो। और जाके मिड वाला क्या होता है? मिड में आपको वैसे कुछ और ही चीज़ है यार। कपल, एलिजिबल कपल और टारगेट कपल। एलिजिबल कपल वो होता है जिसमें फीमेल करंटली मैरिड कपल होता है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती है। ओके, तो टारगेट कपल का वो होता है जिसके 2 से लेकर 3 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, या न्यूली मैरिड कपल भी आ सकता है जो कि विजिट करने आ गया है। अब क्लोरीनेशन के अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें 33% क्लोरीन होती है। मोस्ट इफेक्टिव एंड द चीपेस्ट वे ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल क्लोरीन सोल्यूशन। जो 4 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद 25% क्लोरीन इज मिक्सड, तो ये 5% सोल्यूशन देगा। 4 kg ब्लीचिंग पाउडर का 25% अवेलेबल क्लोरीन। ओके, क्लियर। और 20 लीटर ऑफ वाटर है, 20 लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ऊपर 4 kg मल्टीप्लाई करना 25 से आंसर आ जाएगा 100, नीचे 20 लीटर आ जाएगा। प्री रिक्विजिट फॉर क्लोरीनेशन के जो वाटर है वो क्लियर और फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी होना चाहिए। क्लोरीन डिमांड आपने होरोक ऑपरेटर से निकालनी है। कॉन्टैक्ट पीरियड 1 घंटे का होना चाहिए। जो कॉन्टैक्ट पीरियड है वो ब्रेक पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसमें जो रेसिडुअल क्लोरीन है वाटर के अंदर पीरा होना शुरू हो जाती है। जो मैक्सिमम होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है फॉर आर। ओके, डिसइंफेक्टिव वाटर, डिसइंफेक्टिव एक्शन जब होता है जब pH 7 होती है, हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होता है। ऑर्थोटालोडीन आर्सेनाइड टेस्ट ये फ्री और रेसिडुअल क्लोरीन के लिए होता है। ओके, ऑर्थोटालोडीन ये फ्री और रेसिडुअल क्लोरीन को सेपरेटली मालूम करता है। होरोक ऑपरेटर्स क्लोरीन डिमांड के लिए होता है। हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट में पर क्लोर मेथड भी होता है। इसमें 60 से लेकर 70% अवेलेबल क्लोरीन होती है। क्लोरीन टैबलेट में सिंगल टैबलेट 0.5 ग्राम की होती है, जो कि 20 लीटर का डिसइंफेक्ट कर जाती है। क्लोरीन गैस लार्ज बॉडी ऑफ वाटर के लिए होती है। आयोडीन इज यूज फॉर इमरजेंसी डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। बॉइलिंग वाटर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है, 5 से लेकर 10 तक करना होता है। नो रेसिडुअल प्रोटेक्शन आती है। हार्डनेस को 2 में डिवाइड करते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में क्या होता है? बाइकार्बोनेट होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जबकि इसमें क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट्स होते हैं। परमिटेड मेथड बेस एक्सचेंज मेथड होता है, सोडियम कार्बोनेट मेथड टेम्परेचर को टेम्परेरी और परमानेंट दोनों को रिमूव कर देगा। क्लियर। इसके बाद नालगोंडा टेक्निक है जिसमें डीफ्लोराइडेशन वाटर करते हैं बाय यूजिंग फॉस्फेट। इसके बाद क्लासिफिकेशन दी है इसकी, तो 1 से लेकर 3 तक मॉडरेट होता है, 3 से लेकर 6 तक हार्ड हो जाएगा, और वेरी हार्ड आपका तकरीबन 6 से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और तकरीबन 50 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, पता नहीं मैं क्यों तकरीबन कह रहा हूँ। इसके बाद कोलीफॉर्म टेस्ट है, वाटर के सर्विलेंस के हिसाब से है। हाँ, ऐसे छोड़ देते हैं। सीवेज गैस, सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर प्लस एक्सक्रीटा। वेस्ट वाटर डज नॉट कंटेनिंग एन एक्सक्रीटा, लाइक किचन से आ रहा है, बाथरूम एग्जाम्पल बाथरूम से, इसमें एक्सक्रीटा नहीं होगा। अच्छा, नहाने वाला, वॉशरूम नहीं है, बाथरूम।
इसके बाद स्कम है। स्कम में क्या होता है? आफ्टर प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मैटर सेटल डाउन एंड द स्लज एंड द फैटी लेयर, ओके, विच फ्लॉट, तो उसको बोलते हैं स्कम बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो स्लज ऊपर फ्लॉट करना शुरू कर देती है, इसको स्कम बोलते हैं। इसके बाद ड्राई वेदर फ्लो एवरेज नंबर ऑफ सीवेज विच फ्लो थ्रू द सैवरेज सिस्टम इन द 24 आवर्स। इसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज है। क्लियर? तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द, इट इज इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सीवेज और द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज होता है। डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल ऑफ अ सीवेज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर एरोबिक डिस्ट्रक्शन। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 300 से ज़्यादा है या से अबव है तो सीवेज स्ट्रॉन्ग है, अगर 300 से कम है तो सीवेज वीक है। वाटर पोल्यूशन के लिए देखने के लिए हम कॉलीफॉर्म टेस्ट करते हैं, ओके, जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई होता है डिसेंट को बताता है, जबकि कोलिस्ट्रीडियम परफ्यूरेंसिस वाला रिमोट को बताता होता है, और कहती है कि नो सैंपल शुड कंटेन इक्वल इन द 100 ml ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म जो कि परमिटेड है वो 3/100 आ जाते हैं। इसके बाद वैक्सीन्स यहाँ पे दी हुई है, TT1 TT2 दी हुई है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं वैक्सीन को। ओके 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 ओके। लेटेस्ट अपडेट है IPV के बारे में। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन सी होती है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बैक्टीरिया में BCG और टाइफाइड होती है। बैक्टीरिया में BCG, टाइफाइड की भी ओरल वाली फॉर्म है। TB से रट्टा मार लो आप। वायरल में OPV, येलो फीवर वायरस, मीज़ल्स, MMR को रट्टा मार लो। OPV, MMR, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, रिकेट्सिया में एपिडेमिक टाइफस की होती है। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लाइव वायरस, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन? तो आपने इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर या होल बॉडी रेडिएशन में इस्तेमाल नहीं करना। सबकुटेनियसली MMR देते हैं, वेरिसिला देते हैं, येलो फीवर वाली देते हैं। क्लियर? डो नॉट फ्रीज, फ्रीज किसको नहीं करते होते? तो आपने टाइफाइड वाली नहीं करते होते। स्टोर इन फ्रीज़र, तो ये OPV स्टोर्ड इन फ्रीज़र मीज़ल्स होती है, जबकि डो नॉट फ्रीज टाइफाइड वैक्सीन, DPT, DTTT, BCG, हेपेटाइटिस, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ओके। अब इम्यूनाइजेशन है। लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एज सिप्टोमेटिक है, चाहे तो कुछ भी कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती। सिप्टोमेटिक में तमाम लाइव वैक्सीन होती है सिवाय मीज़ल्स और BCG के। ओके, BM से रट्टा मार लेना। वैक्सीनेशन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ होती है। वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो कोई भी नहीं होती। ओके, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड टुगेदर, तो येलो फीवर और कॉलरा वैक्सीन कभी भी एक साथ नहीं देनी होती। वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज पर ट्यूसिस आ जाती है। इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन हो गया टू द प्रीवियस डोज टॉक्सिजेनिक एजेंट हो जाती है। क्लियर? एग जो एलर्जी होती है या आपने इन्फ्लुएंजा या येलो फीवर वाले में आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। इसके बाद स्ट्रेन्स ऑफ कॉमनली यूज्ड है, तो जो BCG की जो स्ट्रेन होती है वो WHO के मुताबिक दानिश 133 बना रहती है। OPV IPV इसकी P1 P2 P3 मोनोवेलेंट या ट्राईवेलेंट होती है। मीजल्स की होती है एडमॉन्स्टन जरगबिया, एंसमॉन्स्टन जैग्रेब होती है। मम्स के लिए जेराइल लिन होती है। रुबैला के लिए RA27/3 होती है। येलो फीवर के लिए 17D है। वेरेसिला के लिए ओका आ जाती है। जापानीज के लिए नाकायामा स्ट्रेन है। स्वाइन फ्लू के लिए A7 आ जाती है। मलेरिया के लिए पता नहीं कौन सी है। अब बैसिलस के बारे में पढ़ लेते हैं। बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन, BCG इज द ओनली वैक्सीन जिसका इंट्रोडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पैप्यूल बनता होता है। इसके बाद वो अपने साइज को अटेन कर लेता है 5th वीक के अंदर, फिर वो फट जाता है शेलो अल्सर के अंदर और क्रस्ट में कवर हो जाता है। क्लियर? और फाइनली हीरिंग हो जाती शुरू हो जाती है 4 से लेकर 8। मॉन्टेक्स टेस्ट की जो पॉजिटिविटी है, ओके, स्टार्ट आफ्टर 8 वीक हैव इलेप्स्ड, तो कहते हैं 14 वीक चाहिए होते हैं मॉन्टेक्स पॉजिटिविटी के लिए आपको। ठीक है, 14 वीक्स। DPT वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट होता है पोटेंसी को बढ़ा देता है किसकी? डिप्थीरिया टॉक्साइड की। अब जो एड्जॉर्प्शन होती है मिनरल कैरियर के अंदर लाइक एल्यूमिनियम फास्फेट या हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में की जाती है। ओके, क्लियर? तो व्हेन इशू टू द सब सेंटर वैक्सीन को आपने एक हफ्ते में इस्तेमाल करना है। अगर आपने रूम टेम्परेचर में रखा तो उसकी पोटेंसी खत्म हो जाती है। DPT वैक्सीन शुड बी गिवन डीप इंट्रामस्कुलर एट द अंटीरोलैटरल पार्ट में देनी होती है। क्लियर? फॉर इन्फेंट अंडर 1 ईयर DPT आपने लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में देनी होती है, लेकिन आपने डीप इंट्रामस्कुलर में देनी होती है, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियर रीजन में देनी होती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द पर्ट्यूसिस में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है, पर्ट्यूसिस आ जाएगा, यानी इंसेफलोपैथी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो मीजल्स, सॉरी क्या कह रहा हूँ, एपिलेप्सी, सीजर्स में आपने नहीं देनी। मीजल्स में लाइव एटीन्यूएटेड टिश्यू कल्चर वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट होती है। एडमॉन्स्टन ज़ैग्रेब वैक्सीन होती है, 0.5 ml देनी होती है आपने। क्लियर? वैक्सीन के अंदर सॉर्बिटोल या हाइड्रोलाइज्ड जेलेटिन यूज़ होता है एज अ हमारे क्या होते हैं सॉल्युबिलिटर होती है। इसके एडवर्स रिएक्शन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर? कहते हैं कि मीजल्स वाली आपने देनी है, शुड बी गिवन टू द HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन और अडल्ट। ओके, और WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, कैच अप कीप अप फॉलो अप, कैच अप कीप अप फॉलो अप, इसको रट्टा मार लेना, कैच अप कीप अप फॉलो अप।
इसके बाद येलो फीवर वैक्सीन है। येलो फीवर वैक्सीन लायोफिलाइज्ड होती है, 17 डी की होती है, क्लियर। और ये वैलिड होता है 10 दिन से लेकर 10 साल तक। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस वाली वैक्सीन होती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, इसको बाकी छोड़ देते हैं। ओके, वैक्सीन एसोसिएटेड रिएक्शन लाइक बीसीजी की वजह से ओस्टाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, सुपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस, डिससेमिनेटिस हो सकता है। मीजल्स की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। डीपीटी पर्ट्यूसिस की वजह से शॉक, सीजर एन्सेफेलोपैथी हो सकता है। हाइपोटोनिक हाइपर रेस्पॉन्सिव एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, हैबिट डिसऑर्डर हो सकता है। वेरिसिला की वजह से एक्यूट सेरिब्रल एटेक्सिया हो सकता है। रोटा की वजह से इंटरसेप्शन हो सकती है। कहते हैं अगर इनर स्किन अब तक लाइटर है आउटर सर्कल से तो आपने यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर मैच करना शुरू कर दिया या डार्कर होना शुरू हो गया तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना। वीवीएम क्या होता है, लेबल होता है कंटेनिंग द हीट सेंसिटिव मटेरियल विच इज प्लेस्ड ऑन द वैक्सीन वायल, क्लियर। हीट सेंसिटिव मटेरियल आपको देखने को मिलता होता है।